होमवर्क में क्या दिया था? पेपर के लिए बोला था क्या? पेपर निकालो। पेपर 2 था ना? फर्स्ट तो हो गया था पहले, ठीक है। पेपर 2 में सॉल्व कर लिया, दोबारा देख लिया होगा ना। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 बता दूं? देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दे रखा, सोल्यूशन वगैरह देख लिया, वीडियो सोल्यूशन वगैरह सब देख लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 1 बस डराने के लिए दे रखा है, नहीं तो सवाल आसान है। यहाँ पे दे रखा है ना, पहली बात तो कुछ हाइट नीचे गिरा, एच हाइट नीचे गिरेगा तो वेलोसिटी रूट 2gh आ जाएगी। तो जिस टाइम पे स्प्रिंग हॉरिजॉन्टल सरफेस के कांटेक्ट में आई होगी ना, उस टाइम तक इस ब्लॉक के पास कुछ वेलोसिटी आ चुकी होगी, वो वेलोसिटी होगी अंडर रूट 2gh। इसका नाम दे दो v0, तो रूट 2 इंटू जी, हाइट दे रखा एल है, एल गिरा है ना, इंटू एल हो गया। और इतना पता है कि आगे SHM होगा। तो सबसे पहले इसकी मेन पोजीशन निकाल लो। यहाँ पे ले लिया एनएलपी, यहाँ पे ले लिया मेन पोजीशन। मेन पोजीशन का मतलब कि x इक्वल टू एम जी, एक्स इक्वल टू आ जाएगा एम जी बाई के। यहाँ पे k की वैल्यू दे रखा है 4mg/l है, तो x की वैल्यू l/4 आ गई। तो जो मेन पोजीशन है ना, वो एनएलपी से l/4 नीचे होगी। यहाँ वेलोसिटी मालूम है, SHM में वेलोसिटी का इक्वेशन लिख लो, एम्पलीट्यूड आ गया। एम्पलीट्यूड की अगर बात करोगे तो v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। v मालूम है, ओमेगा मालूम है रूट k/m, x मालूम है l/4 है, यहाँ पे x मालूम है, तो यहाँ से एम्पलीट्यूड आ गया। अब यहाँ पे मेन पोजीशन है, यहाँ कहीं वेलोसिटी 0 होगी, ये कहलाएगी एक्सट्रीम पोजीशन। मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन के बीच का सेपरेशन एम्पलीट्यूड कहलाएगा। ये a हो गया, ये यहाँ से निकाल चुके हो, पुट कर देना तो आ जाएगा। पूछा है स्प्रिंग का मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन बताओ, तो एनएलपी से यहाँ पे l/4 प्लस है, ये मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन होगा। बस समझ आ गई? अब चेक कर लो, मेरे हिसाब से सारे ऑप्शन हो गए होंगे। When the speed of the block is maximum, magnitude of force exerted by spring on the block, मेन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम होगी, और मेन पोजीशन यहाँ पे है। तो अगर मेन पोजीशन की बात करोगे तो जितना नीचे mg लगेगा उतना उस पर स्प्रिंग का फोर्स लगेगा, तो kx mg के बराबर होगा। ये मेन पोजीशन है। बात समझ आ गई? मेन पोजीशन पे स्पीड मैक्सिमम, जहां स्पीड मैक्सिमम वहां पे फोर्स एक्सर्टेड बाय स्प्रिंग ऑन ब्लॉक क्या होगा, mg के बराबर आ जाएगा। ये ऑप्शन तो ऐसे ही आ गया। बी में क्या पूछा है, मैक्सिमम स्पीड ए इंटू ओमेगा, ये मालूम है, यहाँ से ओमेगा मालूम है, पुट कर दो, भी मैक्स आ गया। सी में क्या है, मैक्सिमम कंप्रेशन l/8, l/8 तो ऐसे ही नहीं होगा, बाय मैक्सिमम कंप्रेशन तो यहाँ पे होगा, यहीं तक l/4 हो गया, l/4 से तो ज्यादा ही आएगा, l/8 लिखा हुआ है तो गलत हो गया। और लास्ट वाला अब तो हो जाएगा ना, टाइम पूछा है, टाइम निकल जाएगा यहाँ से यहाँ तक, चेक कर लो। इसमें पता नहीं, और भी बच्चे बोल रहे थे सर टफ है टफ, इसमें ऐसा क्या दिखा, ऐसा क्या था, मतलब टफ क्यों लग रहा था? डायग्राम देख के? अच्छा नीचे वाला एल देख के डर गए, ये पता नहीं क्या दे रखा है, आज तक तो ऐसा कहीं देखा नहीं था। अरे देखा नहीं था तो सुना तो था ना कि फ्री फॉल करता है, SHM में कहीं नहीं देखा था। फिर उसके बाद लग गया कि फिर तो ये तो ऐसे ही गया आउट ऑफ सिलेबस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कोई डाउट है? 3 4 5 6 7 8 9 कहाँ? अच्छा सेक्शन 2 है क्या, पता नहीं यार। ठीक है, 6 के बाद 1 2 3 3 कौन सा है? ये रेस का सवाल है और IGT सवाल है, डेटा भी नहीं चेंज है। रेस का सवाल है, सेम है,
इतना देखा करो यार। देखो म्यू साइन थीटा कांस्टेंट होता है, ये सब वेरिएबल वगैरह देख के डरने की जरूरत नहीं है, सवाल आसान है। यहाँ पे दे रखा एंगल 60 है, ऐसे घूमते घूमते गया यहाँ पे 90 हो गया, और यहाँ पे लाइट ऐसे हो गए तो यहाँ पे एंगल 90 है। यहाँ से डिस्टेंस म्यू दे वाई दे रखा है, तो हमको पता है कि पैरेलल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तुम ये बात समझते हो ना, जिसमें डिस्कशन हुआ होगा भाई, ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाओगे वाई चेंज होगा तो म्यू चेंज होगा, अलग अलग वाई पे अलग अलग म्यू का मीडियम आएगा। यानी अगर यहाँ पे वाई फिक्स है ना, तो यहाँ से यहाँ तक हर जगह म्यू सेम है, यहाँ पे वाई फिक्स है तो हर जगह का म्यू सेम है, तो ऐसे पैरेलल मीडियम मान सकते हो। जब पैरेलल मीडियम है तो म्यू साइन थीटा कांस्टेंट आता है, यहाँ का म्यू साइन थीटा इक्वल टू यहाँ का म्यू क्या दे रखा है, म्यू दे रखा है क्या, 2 दे रखा है, यहाँ पे 2 है, तो 2 इंटू साइन थीटा का मतलब साइन 60, यहाँ का म्यू साइन थीटा आ गया, वही यहाँ का होगा। यहाँ पे वाई डिस्टेंस में म्यू की वैल्यू दे रखा है 2/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू साइन थीटा का मतलब साइन 90। सॉल्व कर लो, वाई की वैल्यू आ गई, वही आंसर है। समझ आ गया ना, वही वाई मैक्सिमम पूछा है क्योंकि इसके बाद TIR हो जाएगा, और TIR हो गया तो लाइट रे वापस आ जाएगी, इसके आगे जाएगी नहीं, तो मैक्सिमम पॉसिबल वाई है। ठीक है ना। 3 के बाद 4, 5 में डाउट है, 5 क्या है भाई, 5 में एनर्जी मेथड यूज करना पड़ेगा। 5 में एनर्जी मेथड यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। 5 में क्या करना, क्योंकि FD बनाओगे तो दिक्कत आएगी। यहाँ पे बॉक्स है, एक्स अमाउंट से डिस्प्लेस करो, एक्स अमाउंट से अगर डिस्प्लेस करोगे ना, इस स्प्रिंग का एलोंगेशन x होगा, इसका कंप्रेशन x होगा, ये बात समझते हो ना। x डिस्टेंस जाने के बाद जो ये पहिया है व्हील है, इसके सेंटर की वेलोसिटी ले लेना v है, रिलेटिव स्लिपिंग नहीं हो रही है तो ओमेगा आएगा, मोशन रोलिंग होगी, ओमेगा आएगा, मोशन रोलिंग होगी। ये डिस्क है, जब इसकी काइनेटिक टोटल एनर्जी लिखो, जब टोटल एनर्जी लिखोगे ना, इस वाले स्प्रिंग की एनर्जी हाफ kx², मेरे हिसाब से दूसरे वाले का केस सेम है, कंप्रेशन सेम होगा, एनर्जी सेम आएगी, तो इनटू 2 कर दिया, टोटल स्प्रिंग की एनर्जी आ गई। एक पहिए की एनर्जी लिखो, उसका डबल कर दो, तो ट्रांसलेशन की वजह से आएगा हाफ m इंटू वी का स्क्वायर, मास कितना है, स्मॉल m है ना, m है, हाफ m इंटू वी स्क्वायर, प्लस रोटेशन की वजह से हाफ आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाय 2 आएगा। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू पुट कर देना, mr स्क्वायर बाय 2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ये तो एक का हो गया, ऐसे ही दो हैं तो डबल कर दिया, तो दोनों पहिए का आ गया। ऊपर वाले जो बॉडी है उसका सिर्फ ट्रांसलेशन होगा, उसकी भी एनर्जी लिखनी पड़ेगी, और ऊपर वाले जो पहिया है ना, ये वाला पॉइंट इसके कांटेक्ट में है, ऊपर वाले जो बॉडी है इसका ये पॉइंट इसके कांटेक्ट में है, यहाँ भी रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होती है, तो जो वेलोसिटी इसकी होगी वह इसकी आएगी। और याद करो रोलिंग में यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे v होता है, और यहाँ पे 2v होता है, हाईएस्ट पॉइंट पे 2v आएगा, तो इसकी वेलोसिटी v ना हो करके 2v होगी। ये सब कुछ गड़बड़ किया होगा, ठीक है ना, ये सब लिखने में गड़बड़ हो जाती है, तो प्लस हो जाएगा हाफ, मास दे रखा है m/2, वेलोसिटी है 2v का होल स्क्वायर, और r इंटू ओमेगा को v कर देना, r इंटू ओमेगा v हो जाएगा। तो फाइनल जब टोटल एनर्जी लिखोगे ना, तो 2 से तो 2 गया, यहाँ पे हो जाएगा kx², यहाँ पे आएगा 1/2 1/4 मिलके r इंटू ओमेगा v बन जाएगा, तो 1/4 इंटू mv² आएगा, 1/2 और 1/4 मिलकर 3/4 होता है, 3/4 को डबल कर देना तो प्लस आ जाएगा 3/2 m इंटू v का स्क्वायर। यहाँ पे 4 से तो 4 गया, mv² आ जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा m इंटू v का स्क्वायर, तो 5/2 mv² आ गया। अब तो आगे समझते हो ना, डिफरेंशिएट करके क्या कर दो, 0, ओमेगा आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा आगे। अच्छा, सर ने एनर्जी मेथड सिखाया होगा ना, ठीक है, आगे डिफरेंशिएट करके 0 कर दो। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 6 पूछना, 6 कौन सा है, 6 में तो एक बार पूरे को सिस्टम ले लो, तो सारा एक साथ भागेगा,
तो जो नेट फोर्स एफ की वैल्यू हो जाएगी, टोटल मास 6 है ना, तो 6 इंटू ए आ जाएगा, ए की वैल्यू आ जाएगी 6/f। अब चाहो तो पीछे वाले को पूरे को एक साथ सिस्टम ले लो तो टेंशन आ जाएगी। पीछे दोनों ब्लॉक हैं, दोनों को मिलाकर सिंगल सिस्टम ले लो, यहाँ से टेंशन आ जाएगा। पूरे का मास 3 है, इंटू एक्सेलरेशन तो सेम आएगा, तो 3 इंटू ए, यहाँ से टेंशन आ गया। अब किसी ऊपर वाले किसी ब्लॉक की एफडी बना लो। समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 1 इंटीरियर का 2 में डाउट है। 2 क्या है भाई? A block of mass 2 kilogram is gently placed over a massive plank moving horizontally over a smooth surface with velocity 6. Coefficient of friction between block and the plank is 0.2. Distance traveled by the block till it slides on the plank. तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हैवी प्लैंक का देने का मतलब समझते हो, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, यही गड़बड़ किया होगा, उसको एक्सेलरेट करा दिया होगा और उसकी वेलोसिटी चेंज कर दिया होगा। हैवी लिखा है, हैवी याद करो कोलिजन होता था जब मास बहुत ज्यादा होता था, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होती थी। हैवी देने का मतलब ये है कि जो प्लैंक है उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो पहले ब्लॉक को ऊपर रखा, इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, अब प्लैंक आगे जा रहा था, ब्लॉक को आगे कौन ले जाएगा? फ्रिक्शन, फ्रिक्शन ले जाएगा। तो फ्रिक्शन अगर चाहो तो वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो, चाहो तो काइनेमेटिक्स से कर लो, बात तो एक ही है। टॉपिक क्या आया था? काइनेमेटिक्स या वर्क एनर्जी? काइनेमेटिक्स। ठीक है, काइनेमेटिक्स से करते हैं। तो अगर एफडी बनाओगे तो ब्लॉक पे तो अकेला फोर्स फ्रिक्शन लगेगा। अब शुरुआत में रिलेटिव स्लिपिंग हो रही होगी तो फ्रिक्शन काइनेटिक होगा, u into mg लगेगा। मास से डिवाइड कर दो, तो मास से डिवाइड करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा u into g। इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फाइनल वेलोसिटी 6 के बराबर होनी है। जब प्लैंक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में आ जाएगा, रिलेटिव स्लिपिंग खत्म हो जाएगी तो फाइनल वेलोसिटी 6 हो जाएगी। तो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2as, इसकी वैल्यू निकाल लो, आंसर आ गया। समझ आया? ये कौन सा था? 3 था ना? 2 या 3? ये 2 था। 3 4 5 6 7 हो गया। अच्छा होता दोबारा सॉल्व किया तो ओवरऑल पेपर टफ था या आसान था? एक दो सवाल अलग बात है, लेकिन वो भी स्टैंडर्ड थे, क्योंकि शुरुआती रिएक्शन क्या थी? सर सेकंड पेपर टफ आया था, रिएक्शन तो ये थी ना सर, सेकंड पेपर टफ था, फर्स्ट पेपर इजी था। इसमें अगर दोबारा सॉल्व किया होगा तो ठीक है, देख के डायग्राम देख के भले लगा होगा तुम्हें टफ है, पेपर टफ नहीं था। और एक दो क्वेश्चन ठीक है बोल सकते हो, थोड़ा टाइम टेकिंग थे, जिसमें 2 लेंस और बीच में पानी दिया होगा, कहाँ है? जैसे ये वाला सवाल था तो ये टफ नहीं था, स्टैंडर्ड है। अगर प्रोसेस आता है, गलती नहीं करते हो तो सही से आंसर आएगा, ठीक है ना? क्योंकि रोलिंग वाले कुछ स्टैंडर्ड सवाल होते हैं, एनर्जी मेथड वही काम भी आता है। S1 में एक सवाल भी है, इसमें 2 पहिया था, उसमें 4 पहिए हैं, तुम्हें याद हो तो। ट्रॉली है, 4 पहिए बना रखा है, वहां भी एनर्जी लिख के डिफरेंशिएट करते हो। इसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 4 इंटीरियर का दिख रहा है, जो ये ब्लॉक दिख रहा है अजीब सा, प्रोजेक्टाइल का बहुत आसान सवाल है अगर एनालाइज कर पाते हो तो। लेकिन इसके अलावा बाकी सब तो आसान है यार, ठीक है ना? हाँ, एक जो ये मल्टीपल का क्वेश्चन नंबर 6 था, जिसमें ये वाला डायग्राम बना हुआ था, ये डराने के लिए बस दिया हुआ है, अगर दोबारा सॉल्व किया होगा तो समझ में आ गई होगी बात। हाँ ठीक है, थोड़ा सा स्टेप लगेंगे, कैलकुलेशन होगा, लेकिन टफ नहीं है। अगर हमारी कैलकुलेशन फास्ट है और स्पीड अच्छी है तो फिर टफ नहीं बोलोगे इसको। लेकिन फिर भी 2-4 सवाल ऐसे छोड़ दो ना, लेकिन बाकी सब तो आसान है। तो ध्यान रखना, इसीलिए कोई पेपर कितना हो टफ बना दे, कितना हो कोई पेपर टफ बना दे। टफ पेपर का मतलब होता है 30-40%। अगर किसी पेपर में 30-40% सवाल काफी टफ आ गए तो उसको बहुत टफ लोग बोल देते हैं। इसमें तो वो भी नहीं, गिने चुने 2-3 सवाल हैं बस, वो भी टफ नहीं है, थोड़ा सा लेंदी बोल सकते हो। टफ वफ कितना हो पेपर है, ध्यान रखना, अच्छी रैंक लाने भर के लिए सवाल होते हैं हर पेपर में, ठीक है? फिलहाल चलो अब आ जाओ इसके बाद पेपर के बाद क्या बोला था? जेई एडवांस। 1 मिनट, जेई एडवांस में पहले सीट में बताओ, S1 हो गया, O1 हो गया, कोई डिस्कशन पेंडिंग तो नहीं है? जेई मेंस कंप्लीट हो गया, पेंडिंग है क्या? होमवर्क में दिया था, नहीं दिया था? जेई एडवांस कंप्लीट बोला था, कर लिया? अरे कर लिया,
आवाज कम आ रही है कहीं कहीं से, समझ गया, क्योंकि थोड़ा मेहनती है, लास्ट वाले सवाल मेहनती होंगी मेरे हिसाब से। कोई नहीं, कहाँ तक दिया था ये बताओ, पूरा दे दिया था? तो लास्ट के 5 छोड़ देता हूँ, 30 तक तो कर लिया होगा, वो भी नहीं किया। अच्छा 25 तक, 25 तक, 25 तक हो चुका है। अबे तो फिर किया क्या? कुछ नहीं किया। चलो अच्छा 5 तो डिस्कस करूंगा ही, 25 से 30 डिस्कस होगा, क्यों? निकालो भाई, 25 से 30 ही देखते हैं, अरे कर लो। हाँ ये कि तो ठीक है, थोड़े सवाल अच्छे हैं, लेकिन ये सारे टफ भी नहीं है, कुछ लैंग्वेज की वजह से टफ होंगे। कोई नहीं, एक बार और अटेम्प्ट कर लेना दोबारा, ठीक है? कल बचे हुए फिर कर लेंगे। फिर भी 25 तक हो गया था, 25 के बाद 26 देख के ही छोड़ दिया होगा, पहले ही देख के कॉन्फिडेंस खत्म, रहने दो, हो गया अब तो, हो गया, एडवांस का होमवर्क वहीं छोड़ दिया होगा, यही किया है ना? यही किया होगा। ये गलत सवाल पहले ही आ गया ना, हालांकि सवाल गलत नहीं है, बस थोड़ा कैलकुलेशन है। किसी को डाउट है? सर बोल दो, डाउट ही डाउट है। ये ध्यान रखना, जो भी सवाल तुमको दिख रहा है, और चाहे लेंदी दिख रहा हो या टफ दिख रहा हो, ये एक ही पेपर के सारे सवाल नहीं है, ये भी ध्यान रखना। इसको देख के ये कंक्लूजन नहीं करना है दिमाग में कि नहीं सारे सवाल ऐसे ही आते हैं, ऐसा नहीं होता। एक पेपर के सारे सवाल नहीं, अलग अलग सालों में पूछे गए हैं। तो एडवांस में भी देखा होगा, कुछ इजी है तो कुछ टफ है, कुछ मीडियम लेवल का है। तो कभी इजी आ गया ऑप्टिक्स से, तो कभी टफ आ गया, कभी मीडियम आ गया। जैसे इस वाले सवाल की बात करो तो ठीक है, टफ नहीं बोलोगे, लेकिन लेंदी है, कैलकुलेशन थोड़ा सा है इसमें। लेकिन ऐसे सवाल हर पेपर में एक ही जैसे कई थोड़े आएंगे। अगर एक बार अगर इस टॉपिक से सवाल टफ आया या लेंदी आया, तो बाकी टॉपिक से आसान होंगे। कुल मिला जुला के इतनी सब बातें करने का पर्पज ये है कि डरने वरने की जरूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहना, ठीक है? यहाँ पे दे रखा है एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दे रखा है 50 है, फोकल लेंथ दे रखा है कितनी है, 30 है, 30 सेंटीमीटर। लेंस का फॉर्मूला यूज करना, यू मालूम है, एफ मालूम है, वी आ जाएगा, सर 75 आता है, चेक करना यार। 1/v माइनस 1/u 1/f, वी आएगा 75, यानी या इसका जो इमेज होगा, अब इतना तो जानते ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे इमेज यही बनेगा, I1 हो गया, डिस्टेंस है 75। दूसरा मिरर दे रखा है, दूसरा मिरर बस किसी एंगल पे घुमा दिया है, बस ये देख के लगता है इसके पहले सब सीधा सीधा किया था, इसका प्रिंसिपल एक्सिस ऐसे टेढ़ा कैसे भाग गया, इस तरीके से हो गया। और एंगल दे रखा है 60 है या 30, 30 है, ये 30 डिग्री है, 30 डिग्री। तो ये डिस्टेंस बीच में 50 है ना, 50 है, तो बची हुई 25 हो गई, यानी जो ये डिस्टेंस है ना, ये आ जाएगी 25 सेंटीमीटर है। ये वाला एंगल 30 है, तो सामने वाला 30 हो गया। अब इस मिरर के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो मिरर के लिए अगर यू डिसाइड करना है, तो पोल से प्रिंसिपल एक्सिस पे डिस्टेंस देखते हैं, ये वाले नहीं देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ये एंगल 90 हो गया। पहले का इमेज मिरर के लिए ऑब्जेक्ट होगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस से जो परपेंडिकुलर वाली डिस्टेंस होती है ऑब्जेक्ट की, वो हाइट कहलाती है, हाइट। तो ये वाली लेंथ ऑब्जेक्ट की हाइट का काम करेगी h, ये 30 है, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होगा, ये वैल्यू आ जाएगी 25/2। तो ऑब्जेक्ट की हाइट 25/2 हो गई। ये वाली डिस्टेंस निकालोगे तो कॉस होगा, तो 25 cos 30, ये हो जाएगा 25√3/2। तो कुल मिला जुला के मिरर के लिए ये जो वैल्यू है ना, यू का काम करेगी। सवाल टफ नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना और कैलकुलेशन है, √3 का फैक्टर वगैरह है। अब ये यू है, इसकी फोकल लेंथ दे रखा है, कितनी है यार चेक करना, r 100 है, रेडियस 100 है, तो फोकल लेंथ 50 हो जाएगी। इस मिरर की जो फोकल लेंथ है ना, ये 50 हो गई। अब अगर ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से लाइट रे आएगी, तो ये यू का काम करेगा, और लाइट रे मिरर पे, एक मिनट कुछ गड़बड़ बोल रहा हूँ क्या, कॉन्वेक्स मिरर है ना, तो देखो इस यहाँ से लाइट रे गई होगी, ऐसे पहुंची होगी, ऐसे, तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है,
और पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है, यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव आएगा। तो मिरर का फॉर्मूला यूज कर लो, 1/v प्लस 1/u, ये काम करेगा u का, तो u का मतलब है 25√3/2 इक्वल टू हो जाएगा 1/f। कॉन्वेक्स मिरर है, फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी तो 1/50। यहां से कैलकुलेशन करके देखना, v की वैल्यू शायद -50/4 - आती है क्या, चेक करता हूं, अगर कहीं कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा तो। हाँ ये आएगा, हाँ ठीक है, -50 ऊपर भी √3 है, ये आ जाएगा। ये कैलकुलेशन कर लोगे ना, हो जाएगा। ये मालूम है, ये मालूम है, तो ये आ गया। सॉल्व करके देखना, ये -50√3 अपॉन नीचे आएगा 4 - √3। v नेगेटिव आने का मतलब कहीं इमेज यहाँ बनेगा, और ये v है तो प्रिंसिपल एक्सिस से डिस्टेंस है, यानी जो इसका इमेज होगा कहीं यहाँ पे बनेगा, ये v आएगा। और इमेज यहाँ तो नहीं बनेगा, ये तो v है, इमेज की हाइट निकालनी पड़ेगी। जब इमेज की हाइट निकालोगे ना, तो इमेज की हाइट के लिए कर लेना v/u। जो इमेज की हाइट होगी, पहले तो मैग्निफिकेशन निकालना पड़ेगा, तो मैग्निफिकेशन की जो वैल्यू है ना, ये मिरर है तो -v/u होगा, u की वैल्यू ये है, v की वैल्यू ये है, डिवाइड करो m आ जाएगा। तो जब मैग्निफिकेशन निकालोगे, डिवाइड कर लोगे ना, बोलो यार, 50√3 अपॉन 4 - √3 अपॉन u कितना दे रखा है, 25√3/2, तो 25√3/2, तो ये 2 ऊपर चला गया 100, ये आएगा, चेक करो √3 गया, ये 4/4 - √3 आ रहा है क्या, चेक करो यार। m आ गया, m आ गया तो इमेज की हाइट आ जाएगी, m को लिख सकते हो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से इमेज की हाइट हो जाएगी 4/4 - √3 इंटू ऑब्जेक्ट की हाइट है 25/2, यहां से पुट कर देना 25/2, तो ऊपर 100 नीचे 2 50, ये आ जाएगा 50/4 - √3। m पॉजिटिव आता है, ध्यान रखना, मतलब जिस इमेज इरेक्ट बनेगी पॉजिटिव है, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बनेगा। ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के इधर है तो इमेज भी इधर बनेगा, यानी कुल मिला जुला के ये इमेज की हाइट होगी परपेंडिकुलर वाली हाइट ऑफ इमेज, ये निकाल चुके हो 50/4 - √3। यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करना, अभी पूछा तो ये नहीं है, पूछा तो कुछ और है। अब शायद कोऑर्डिनेट वगैरह कुछ पूछा होगा। ये बताओ, ओरिजिन लेंस को माना है ना, चेक करना यार, लेंस को या मिरर को, शायद लेंस को माना है। तो देखो आप करेंगे क्या, ये वाली लाइन खींच लो, ये वाली लाइन खींच लिया, लेंस हमारा ओरिजिन है, ये लेंस है तो लेंस का मतलब ओरिजिन हो गया। ये टोटल डिस्टेंस, ये मिरर का पोल है, यहाँ पे मिरर का पोल ले लिया, ये टोटल लेंथ 50 है। इमेज बना है कहीं यहाँ पे ये इमेज है, और इमेज की ये वाली लेंथ ये v है, v की वैल्यू मालूम है ये, और इमेज की हाइट ये भी मालूम है ये, तो ये वाली लेंथ मालूम है, ये वाली भी लेंथ मालूम है। जब ये दोनों मालूम है ही तो इसको एक लाइन से मिला दो, तो ये भी मालूम है, ये r हो गया √v² + hi², ठीक है ना। हालांकि नहीं भी मिलाओगे तो भी आसानी से तो भी हो जाएगा, तो जब इतनी मेहनत कर चुके हो तो इसको छोड़ो ना, क्यों एक स्टेप और आगे बढ़े, यहीं से सॉल्व करते हैं। इतना समझ आ गया, ये लेंथ मालूम है, ये लेंथ मालूम है, पूछा है इस पॉइंट का एक सर्वाई कोऑर्डिनेट बताओ, और यहाँ पे ओरिजिन है, ये लेंथ भी मालूम, ये लेंथ भी मालूम, ये लेंथ भी मालूम, ये ओरिजिन है, एक सर्वाई कोऑर्डिनेट निकल जाएगा। अरे भाई निकलेगा, नहीं निकलेगा, देख के समझ आ गया होगा ना, मुझे बताना पड़ेगा, मन तो कर रहा होगा सर बता ही दो। देखो कैसे करेंगे, इसका कंपोनेंट ले लो ना यार, ये 30 मालूम है, तो ये लोग है, ये v है तो v cos 30 आएगा, जुगाड़ एक बार देख लो ना, जुगाड़ क्या कैलकुलेशन है, और ये वाला आएगा v sin 30, तो v मालूम है तो ये दोनों लेंथ आ गई, सेम काम इसके साथ करो ना, अगर ये 30 है तो ये भी 30 है, और ये 30 है तो ये 60 है, और ये हाइट मालूम है तो ये साइन होगा,
एच आई साइन 60, ये वाला होगा एच आई कॉस 60, एच आई कॉस 60, उसको भी हटा दो। फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे देखना, ये टोटल 50 था, v कॉस टोटल 50 था, x लिखते हैं, यहाँ पे 50 था, इतना पीछे आए तो माइनस v कॉस 30, और इतना आगे भाग गए तो प्लस एच का कॉस 60, एच आई कॉस 60, ये x हो गया। y जब लिखना होगा तो v साइन 30 प्लस एच आई साइन 60 y आ गया, ठीक है ना। तो इसमें कैलकुलेटिव है। फिर बात आती है एक कि सर आप यहीं पे जाकर रोक क्यों दिए, क्योंकि जब लाइट वापस आएगी तो फिर से तो लेंस पे जाएगी। हाँ भाई ऐसा होता है ना, लेकिन ध्यान रखना पैराक्सियल रेज होती है, ये मिरर को हमने 30 डिग्री घुमा दिया तो रे इधर भाग जाएगी, इमेज यहाँ बन रहा है तो रे ऐसे भाग के जाएगी तो वापस इस पे नहीं, ठीक है ना। वो तो जब मिरर सीधा सीधा होता है ना ऐसा, तो रे यहाँ पे गई, यहाँ गई, फिर यहाँ वापस आती है, उस बार तो रे यहाँ भाग गई तो लौट के लेंस पे नहीं आएगी, ठीक है। अब आ जाओ भाई 27, ये तो हो गया होगा ना, आसान है 27, 28, 29, 29 में डाउट है, 29 कौन सा है, देखो 28 आसान है, एक लाइन का सवाल है, 27 भी आसान है, ठीक है ना। इसके बाद जो 29 है, 29 हालांकि टफ तो नहीं है, फिर भी शायद तुमने हो सकता है इंटेंसिटी वगैरह पढ़ा नहीं होगा डिटेल में, इंटेंसिटी पढ़ा है, अरे रेडिएशन वगैरह पढ़ा है, तो वहां तो कुछ होता है ना इंटेंसिटी, सर रेडिएशन तो नर्चर में पढ़ा था और उसका टाइम तो बीत गया इसलिए सब भूल गया। अबे कुछ तो याद रखा करो, कम से कम जो टर्म आ रहा है उसको देख लिया करो, यहाँ इंटेंसिटी इतना तो याद होना चाहिए कि पढ़ा था, ठीक है ना। देखो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे जो लाइट रेज है ना, हालांकि जब ऑप्टिक्स में आ गया थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है किसका करें क्या, कैसे सॉल्व करना है। देखो यहाँ पे लाइट रेज पैरेलल आई, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन के बाद जाएंगी फोकस पे, फोकल लेंथ दे रखा 20 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ आ गई 20 सेंटीमीटर, लेकिन अगर 22 की बात करोगे तो लाइट आगे चली जाएगी, ठीक है। और अगर 22 पे जाओगे तो यहाँ पे सर्कुलर हिस्सा में लाइट जा रही है, यहाँ पे लाइट सर्कुलर हिस्से में आ रही थी, तो लाइट तो सेम है, लाइट कम अधिक नहीं हो रही है, यानी एनर्जी का अमाउंट सेम है, एनर्जी सेम है, डिस्टेंस चेंज होने की वजह से इंटेंसिटी चेंज हो रही है, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे है सारे की सारी एनर्जी यहाँ चली गई, एनर्जी का मतलब पावर, ठीक है ना, एनर्जी का मतलब पावर, और इंटेंसिटी होती है पावर पर यूनिट एरिया, पावर पर यूनिट एरिया, तो एनर्जी तो सेम जा रही है, यानी पावर तो हर जगह सेम है, एरिया डिफरेंट है। तो जो इंटेंसिटी होती है ना, ये होती है एनर्जी पर यूनिट एरिया बोलो, पावर पर यूनिट एरिया बोलो, बात एक ही है। तो जो पावर होगी ना, इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो यहाँ की इंटेंसिटी तो यहाँ की एरिया, यहाँ की इंटेंसिटी तो यहाँ की एरिया, क्योंकि पावर तो सेम है, यानी I1A1 इक्वल टू I2A2, और एरिया पाई आर स्क्वायर है, इसकी रेडियस ले लेना कैपिटल आर, इसकी रेडियस ले लेना स्मॉल आर, तो I1 इंटू सर्कुलर हिस्सा है तो पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे I2 इंटू यहाँ पे A2 है पाई स्मॉल आर स्क्वायर, I1 मालूम है, यहाँ की रेडियस मालूम है, स्मॉल आर निकाल लो, स्मॉल आर कैसे निकलेगा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला सिमिलर है, सिमिलर है, तो ये वाला 20 है तो ये वाला 2 है, तो यहाँ पे ये कितना डायमीटर कितना दे रखा है, रेडियस कितनी है, ऐसे लिखना आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू 20/2, आर बाई स्मॉल आर इक्वल टू 20/2, तो वहां से स्मॉल आर आ गया, स्मॉल आर की वैल्यू यहाँ पुट कर देना, इंटेंसिटी आ जाएगी, I1 मालूम है, कैपिटल आर मालूम है, स्मॉल आर तुमने निकाल लिया, यहाँ की इंटेंसिटी आ गई I2, ऐसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। 29 के बाद 30, इसमें तो डाउट नहीं होगा, हालांकि 31 भी इतना मुश्किल है नहीं, कितने लोग अटेम्प्ट कर पाए, हाथ ऊपर करो, कम अटेम्प्ट किए हैं यार, कल नहीं, कल तो मैं डिस्कस करूंगा, तो बाकी लोग क्योंकि 80% से ऊपर लोगों ने अटेम्प्ट किया ही नहीं है, कल डिस्कस करना है, ठीक है, एक बार दोबारा अटेम्प्ट कर लेना, और ध्यान रखो डरने वरने की जरूरत नहीं है, जितना हो सकता है करो ना यार, ठीक है। और क्या दिया था, कुछ नहीं दिया था,
अच्छा, एक तो नोट्स में दिया था, होमवर्क में और कुछ नहीं दिया था। अभी बताओ मेंस में बाकी है, सब पूरा हो गया डिस्कशन? कितना डिस्कस हुआ है मेंस में? 1 से 11 तक हो गया है। कितने सवाल हैं चेक करो मेंस में, चेक करो। 28 हैं, तो 11 तक हो गया है, 17 बच गए, तो ठीक है, मेंस कंप्लीट। हाँ 17 सवाल है यार, वो भी मेंस का है, और एडवांस तो कल का होमवर्क है, तो थोड़ा बहुत मेहनत तो फिर ठीक है, 17 दे दिया, 3 तो भी यहाँ पे बाकी है, तो 3 एडवांस के ले लेना, और थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा मेहनत कर लेना, ठीक है, हो जाएगा। तो मेंस पूरा कर लेना, और उसके बाद एडवांस तो कल देखेंगे, ठीक ना? हाँ, एक पहले मेंस डिस्कस कर दूंगा, उसके बाद एडवांस, और कुछ नहीं था। क्लास में कौन सा सवाल दिया था? रॉड वाला दिया था, आंसर आ गया उसका? देखो इसमें दिया था ना, एक रॉड है, इस पे जो चार्ज है ना, इसका डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा यूनिफॉर्म है। टोटल चार्ज इसका दे रखा है कैपिटल क्यू है, लेंथ दे रखा एल है, और यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस स्मॉल क्यू। इसकी डिस्टेंस यहाँ से दे रखा ए है, इसकी जो लेंथ है ना रॉड की दे रखा एल है। हमें फाइंड आउट करना है कि इस रॉड की वजह से चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, फोर्स निकालना था। तो देखो यार यहाँ पे करेंगे क्या, पहली बात तो फोर्स निकालने का एक ही फार्मूला मालूम है, वो भी है कूलॉम्स लॉ, लेकिन उसकी लिमिटेशन है, दो चार्ज पार्टिकल के लिए वैलिड है, 2 पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ए टाइम्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे एक तो पार्टिकल है लेकिन दूसरा पार्टिकल नहीं है, तो इतना तो समझ लेना, डायरेक्ट तो सॉल्व होगा नहीं, करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, ठीक है। और अपने पास जो फार्मूला है पॉइंट चार्ज का, उसी को यूज भी करना है। तो इस रॉड को ना छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड करो। इतना तो हमको पता है कि ये जो रॉड है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बना है, तो इसको छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर दो। तो उसके लिए एलिमेंट लेना होता है, एलिमेंट वगैरह लेना थोड़ा बहुत तो सीखा होगा ना नर्चर में, सेंटर ऑफ मास हो गया, फिर रोटेशन में ये सब किया होगा, ठीक ना? तो करना क्या, कहीं एक जगह ओरिजिन ले लो, तुम्हारी मर्जी, यहाँ ओरिजिन लेना है यहाँ पे ले लो, यहाँ लेना हो यहाँ पे ले लो, यहाँ लेना हो यहाँ पे ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर तो सेम आएगा। यहीं पे ओरिजिन लेते हैं, जरा देखना, यहाँ पे ले लिया ओरिजिन, यहां से x डिस्टेंस पे जाओ, x डिस्टेंस पे गए, और यहाँ पे x डिस्टेंस पे जाने के बाद एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करना, उस एलिमेंट की लेंथ कितनी लेते हो, dx, इतना तो पता है ना। थीटा पे जाते हैं तो d थीटा, r पे जाएंगे तो dr, x पे जाएंगे तो dx। तो एक स्मॉल एलिमेंट कंसीडर किया, इस एलिमेंट की लेंथ ले लो dx है, समझने के लिए इतना बड़ा दिखाई दे रहा है, नहीं तो बहुत स्मॉल है, लेंथ टेंडिंग टू 0 है, बहुत स्मॉल एलिमेंट है, पॉइंट मान सकते हो। अब इतना हमको पता है कि ये स्मॉल एलिमेंट है, इसका चार्ज भी स्मॉल होगा, पर एल लेंथ का चार्ज क्यों है, एलिमेंट स्मॉल है तो चार्ज स्मॉल होगा, इसका स्मॉल चार्ज मान लो dq है, dq ले लिया। अब फिर बात आती है dq होता होगा कितना, उसको निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना, ये बताओ रॉड की टोटल लेंथ कितनी है, एल लेंथ का टोटल चार्ज बोलो क्यू है, तो यूनिट लेंथ का बता पाओगे क्या, क्यू बाई एल, कितनी लेंथ का निकालना है, dx का, इसका चार्ज आ जाएगा क्यू बाई एल इंटू dx, क्यू बाई एल इंटू dx आ गया। तो कुल मिला जुला के हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है और इसका चार्ज मालूम है,
तो अब इस चार्ज की वजह से इस पे फोर्स निकाल लो, रॉड के एक छोटे एलिमेंट की वजह से फोर्स निकाल लेना, उसी को इंटीग्रेट कर दो तो टोटल फोर्स आ जाएगा। तब हमारे लिए एक चार्ज पार्टिकल ये है, दूसरा चार्ज पार्टिकल ये है, इस पार्टिकल की वजह से इस पे फोर्स निकालना था। तो सबसे पहले तो दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए, तो दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस होगी ना, कितनी होगी यार, बताना जरा, ये टोटल लेंथ कितनी है, टोटल लेंथ बोलो, ए प्लस एल, उसमें से एक्स को सब्ट्रैक्ट कर दो तो माइनस क्या होगा, एक्स। टोटल लेंथ यहाँ पे ए प्लस एल है, एक्स को हटा देना, बची लेंथ ए प्लस एल माइनस एक्स होगी, डीएक्स से तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। तो दोनों चार्जेस के बीच का जो सेपरेशन है ना, वो स्मॉल आर ले लिया। अब इसका चार्ज स्मॉल है तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स स्मॉल होगा, उसका नाम दे देना डीएफ है। कूलम्ब्स लॉ, डीएफ की वैल्यू हो जाएगी के, ये हो गया Q1, ये हो जाएगा Q2, Q2 का नाम है DQ, नीचे आएगा आर का स्क्वायर, तो आर की वैल्यू पुट कर देना, ए प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये फोर्स आ गया। अब यहाँ पे DQ की वैल्यू पुट कर दो, ये जो चार्ज है स्मॉल एलिमेंट का ये DQ है, ये DQ होगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, तो K स्मॉल क्यू DQ, ये DQ है, Q बाई एल इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा Q बाई एल इंटू डी एक्स, नीचे आएगा A प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया DF। अब आगे तो समझते हो, इंटीग्रेट कर देना। हाँ, थोड़ा सा ध्यान रखना चाहो तो कांस्टेंट को पहले बाहर कर लो, तो DF के कांस्टेंट है छोड़ दिया, स्मॉल क्यू कांस्टेंट है बाहर करो, कैपिटल क्यू कांस्टेंट है बाहर करो, एल भी कांस्टेंट है बाहर कर दो, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए प्लस एल माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये डीएफ आ गया। लिमिट बता पाओगे क्या, यहां से शुरू करो, जीरो से लेकर के एल तक, क्योंकि फोर्स रॉड की वजह से निकालना है, तो हमें रॉड को कवर करना है, और रॉड यहां से लेके यहां तक है, यहाँ पे x की वैल्यू 0 है और यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, l होगी, तो लिमिट हो जाएगी बच्चे 0 टू l। यहाँ तक फिजिक्स समझ में आ गई, तो आगे तो मैथ्स है। इंटीग्रेशन पढ़ा कि नहीं पढ़ा, अभी नहीं पढ़ा, फिर तो पढ़ाना पड़ेगा अभी। देखो जरा कैसे इंटीग्रेट करोगे, कोई नहीं, इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, मैथ्स में पढ़ लोगे तो ऐसे देख के लिख लोगे फटाफट, लेकिन एक बार सुन लो, देख लेते हैं। के क्यू क्यू बाई एल है, यहाँ पे इस पूरे को ऊपर ले जाना यार, एक्स टू द पावर माइनस टू होगा, और एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन याद है ना, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यहाँ पे पावर माइनस टू होगी तो माइनस टू प्लस वन होगा, तो माइनस वन आएगा, ये हो जाएगा ए प्लस एल माइनस एक्स की पावर माइनस वन, माइनस टू प्लस वन अपॉन एन प्लस वन करोगे तो नीचे भी माइनस वन है। लेकिन एक काम और करते हैं, तुम्हें याद हो तो, जो x का कोफिशिएंट है ना उससे डिवाइड करते हैं, कुछ ऐसा याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा, तो अभी मान लो ऐसा है, मैथ्स में पढ़ लेना तो हो जाएगा, जाके काइनेमेटिक्स वाली कॉपी खोल के देख लेना एक बार, ठीक है। जो x का कोफिशिएंट है ना इससे डिवाइड भी करते हैं, तो x का कोफिशिएंट माइनस वन है, तो ये तो n प्लस वन अपॉन एन प्लस वन वाला आ गया, उसके अलावा माइनस वन और आएगा, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l, ठीक है। तो इसके आगे ना भी समझ में आए तो चलेगा, मैथ्स में पढ़ लोगे तो अपने आप ही कर लो, यहां तक तो समझ आ गया था ना, तो बस आगे सॉल्व कर लेना, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू बाई एल, ये प्लस हो गया, लिमिट रखो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट यहाँ पे चाहो तो एक बार ऐसे लिख लेना, ए प्लस एल माइनस एक्स है, 0 टू एल, अब यहाँ पे लिमिट पुट कर दो, के क्यू क्यू बाई एल, यहाँ पे एल रखना, तो वन अपॉन ए प्लस एल माइनस एल माइनस एक्स की जगह 0 पुट करना, तो 0 है तो ए प्लस एल। अब तो सॉल्व कर लो, अब तो हो जाएगा ना, ये फाइनल आंसर है। किसी ने सॉल्व किया था, ठीक है।
क्या बेटा, ये डीएफ। देखो अगर ज्यादा चार्ज है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, और स्मॉल चार्ज है तो स्मॉल फोर्स लगेगा। तो हमने क्या किया, नाम दे दिया। छोटा सा चार्ज था, रॉड का एक छोटा सा हिस्सा था, तो छोटा सा हिस्सा थोड़ा सा फोर्स लगाया होगा, और सभी पूरे को मिला दो तो थोड़ा 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 मिलके ज्यादा हो जाएगा, तो उसको स्मॉल बोलते हैं। ये लिखने का तरीका है। अच्छा एक मिनट यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे ऐसे बोलो, डीएफ क्या है, स्मॉल फोर्स ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट। तो डीएफ का इंटीग्रेशन एफ टोटल फोर्स ड्यू टू कंप्लीट एलिमेंट, और नहीं चाहो तो 0 टू एफ कर दो, क्योंकि एक स्मॉल एलिमेंट की वजह से फोर्स टेंडिंग टू 0 आएगा। एक मिनट, एल इक्वल टू, एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा ये वाला ना, हाँ ए डिस्टेंस पे। अच्छा एल इक्वल टू 0 पे क्या होना चाहिए बताओ जरा, के स्मॉल क्यू, आगे बोलो। अच्छा यहाँ का एक एक छोटा सा एलिमेंट है, इसकी वजह से फोर्स निकाला है। इस छोटे से एलिमेंट का चार्ज क्या है, कैपिटल क्यू है। ये तो पूरे रॉड का है, पूरे रॉड का है, एक छोटे से एलिमेंट का डी क्यू। ठीक है, अब देखो इसमें होता क्या है, डी क्यू क्या होता है, टेंडिंग टू 0। तो यहाँ पे जब इंटीग्रेशन करते हो तो 0 0 0 थोड़ा थोड़ा मिलकर टोटल आता है। अब बस एक एलिमेंट का लिखोगे तो नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल होगा, टेंडिंग टू 0 आएगा। बात समझ में आ गई ना, टेंडिंग टू 0 होगा तो 0 सेफ बोल सकते हो। ठीक है, टोटल रॉड का मिला के एफ है, एक एलिमेंट का तो टेंडिंग टू 0 है ना। चार्ज कितना छोटा है डी क्यू, जितना मान सकते हो, जितना छोटा ले सकते हो, इसीलिए तो बोला जाता है टेंडिंग टू 0 है। तो एक एलिमेंट से फोर्स टेंडिंग टू 0 आएगा, और वैसे इनफाइनाइट एलिमेंट है रॉड में, एक का फोर्स टेंडिंग टू 0 है, लेकिन वैसे नंबर ऑफ एलिमेंट भी इनफाइनाइट है। तो टेंडिंग टू 0 वैल्यू इनफाइनाइट बार जोड़ोगे तो फाइनाइट वैल्यू आ जाती है, ये सेंस है। ठीक है ना, तो 0 टू एफ बोल सकते हो। और नहीं दूसरे तरीके से भी बोलते हैं, डीएफ क्या है, स्मॉल एलिमेंट का फोर्स है, तो इंटीग्रेट कर दो तो सारे एलिमेंट का मिला के टोटल फोर्स आ गया। तो ऐसे भी बोल सकते हो, लिमिट नहीं लगाओगे तो भी चलेगा, डीएफ का इंटीग्रेशन एफ है। समझ आ गया, कोई नहीं, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, जब एक फ्लो में आ जाएगा। अभी पहला सवाल ऐसा था ना, धीरे धीरे हो जाएंगी चीजें। ये नोट कर लिया, अब आगे लिखना जरा हेडिंग के फॉर्म में। इफेक्ट ऑफ मीडियम, effect of medium on net electrostatic force, effect of medium on net electrostatic force, effect of medium on net electrostatic force। इसका क्या मतलब है समझो। अब तक हमने जितने भी सवाल किए हैं ना, जितने भी सिचुएशन देखी हैं, हर बार पूरा सिस्टम एयर में था, मीडियम का नाम नहीं लिया। हालांकि बहुत डिटेल में अभी नहीं पढ़ना है, आगे आएगा कैपेसिटर नाम का चैप्टर, वहां डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन एक आध पॉइंट है बस हमको पता होना चाहिए। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का नाम सुना है, ये तो नाम सुना होगा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये बताओ पूरा सिस्टम एयर में था, तो दो चार्ज पार्टिकल मान लो समझने के लिए लेते हैं, पहला चार्ज Q1 है, इससे स्मॉल r डिस्टेंस पे दूसरा चार्ज पार्टिकल ले लिया Q2 है, और पूरा जो सिस्टम है ना एयर में है, तो दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। पूरे को पानी में डाल दो, बताओ फोर्स बढ़ता है या घटता है, घटता है, बात तो पता होगी ना। जरा लिखना इसके बारे में, पॉइंट वाइज करके लिखना। हेडिंग लिख लिया था ना, इफेक्ट ऑफ मीडियम ऑन नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, पॉइंट वाइज करके लिखना। पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में डायग्राम बना लो। Q1 और Q2 दो चार्ज पार्टिकल हैं, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है ना वो R है, सेपरेशन R है। नीचे लिखना इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स applied by Q1, electrostatic force
applied by Q1 on Q2 applied by Q1 on Q2 is ऐसे इक्वलिटी साइन बना के लिखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। के नहीं लिखना है, पूरा लिखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सामने लिखा हुआ है क्या बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2 इज, सामने लिखा हुआ है। अब ये बताओ यहाँ पे और कोई चार्ज तो है नहीं, तो अगर Q2 पे तुमसे कोई पूछे कि Q2 पे लगने वाला नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताओ, तो सेम होगा या डिफरेंट? सेम या डिफरेंट? सेम आएगा, क्योंकि और कोई है ही नहीं चार्ज, तो भी सेम ही होगा। तो नीचे एक लाइन लिखना, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन पॉइंट चार्ज Q2 इज इक्वल टू करके लिख लेना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। Q1 Q2 बाई R स्क्वायर सेम आएगा, सेम आएगा। ये तो था फर्स्ट केस। अब जरा सेकेंड केस का डायग्राम बनाना। सेकेंड केस में हमने क्या किया, या सेकेंड पॉइंट लिख लेना, 2 पॉइंट चार्ज Q1 और Q2 तो सेम है, और जो दोनों के बीच का सेपरेशन है ना, ये भी सेम है, सेपरेशन भी सेम है। लेकिन पूरे सिस्टम को किसी मीडियम में डाल दिया, पानी भी हो सकता है, कोई भी मीडियम हो सकता है। हमने क्या किया, ये पूरा सिस्टम है ना, पूरे सिस्टम को किसी भी लिक्विड में या किसी भी मीडियम में डाल दिया, किसी मीडियम में डाल दिया ऐसे। यहाँ पे एक कंडीशन है, जो मीडियम है ना वो इनफाइनाइट एक्सटेंडेड है, मतलब दूर दूर तक कहीं भी देखोगे तो Q1 Q2 के चारों तरफ सेम मीडियम होगा, ये मानते हुए काम करना है। जैसे हर बार हमने एयर लिया था, तो चारों तरफ हर जगह, अगर Q1 और Q2 के सराउंडिंग की बात करोगे ना, तो हर जगह एयर होगी। यहाँ पे Q1 और Q2 के सराउंडिंग की बात करो तो कहीं भी चले जाओ, हर जगह सेम मीडियम होना चाहिए। इसको बोला जाता है इनफाइनाइट एक्सटेंडेड मीडियम, इनफाइनाइट एक्सटेंडेड मीडियम, इनफाइनाइट एक्सटेंडेड मीडियम। समझ में आ गई बात? अब ये बताना, अगर तुमसे कोई बोले जब ये दोनों एयर में थे तो Q1 ने Q2 पे इतना फोर्स लगाया, दोनों मीडियम में आ गए, Q1 पे Q2 का फोर्स सेम होगा या चेंज हो जाएगा? सेम रहेगा, चेंज हो जाएगा? पहली बार लगता यही है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सेम रहेगा। नेट फोर्स चेंज होगा, इसीलिए 2 स्टेटमेंट वहां लिखवाया था। अगर तुमसे कोई बोले कि Q1 की वजह से Q2 पे फोर्स, अभी भी सेम लगेगा। फिर बात आती है चेंज क्या होता है, तो नेट फोर्स चेंज होता है। लिखो स्टेटमेंट जरा, फिर बताता हूं कैसे लिखना। नीचे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स applied by Q1 on Q2, electrostatic force applied by Q1 on Q2 is इक्वलिटी साइन लगा के लिखना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। सेम आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, वो तो सेम रहेगा। नीचे लिखना नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 इज, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन Q2 इज, यहां पे लिखोगे ना, ये आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन होगा, पहले एप्सिलॉन नॉट था, अब एप्सिलॉन होगा, चेंज होगा, इनटू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आएगा। नेट फोर्स चेंज होता है, Q1 का Q2 पे फोर्स चेंज नहीं होता। फिर बात आती है एप्सिलॉन क्या है, एप्सिलॉन नॉट मालूम है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस।
एप्सिलॉन नॉट है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और एप्सिलॉन कहलाएगा परमिटिविटी ऑफ मीडियम। नीचे लिख लेना इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट के बारे में लिख लो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। नीचे एप्सिलॉन के बारे में लिख लेना परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। एप्सिलॉन नॉट कहलाता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन के बारे में लिख लेना परमिटिविटी ऑफ द मीडियम, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। और जो दोनों का रेशियो है ना एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, मीडियम की परमिटिविटी अपॉन फ्री स्पेस की परमिटिविटी, इसको एक नाम दिया गया, इसको बोला जाता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ध्यान रखना ये वाला के अलग है, इसीलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पूरा लिखा है। ये वाला के 9 × 10⁹ नहीं है, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहलाता अलग चीज है, ठीक है। तो दोनों का रेशियो कहलाता है के और इसको बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ये बताओ के की वैल्यू 1 से कम होगी या ज्यादा? कम होनी चाहिए या ज्यादा? ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो फोर्स घटेगा। फोर्स कम हो रहा है ना पहले से, तो 1 से ज्यादा होगी, ठीक है ना। यहाँ पे नीचे लिख लेना के ग्रेटर आर इक्वल देन 1 लेस देन इन्फिनिटी। 1 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी पॉसिबल है। ये बताना एयर के लिए के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? एयर के लिए 1, क्योंकि एप्सिलॉन किसके बराबर होगा? एप्सिलॉन नॉट के। एयर में एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो के क्या होना चाहिए? 1। तो नीचे लिख लेना फॉर एयर के की वैल्यू 1 होती है, फॉर एयर के की जो वैल्यू है ना 1 हो जाएगी। और अगर कंडक्टर बोलो या मेटल बोलो, उसके लिए क्या होनी चाहिए यार? कुछ पता है क्या? फॉर मेटल जो के है ना इनफाइनाइट होता है, टेंडिंग टू इन्फिनिटी, बहुत लार्ज होती है। चाहे मेटल बोलो या कंडक्टर बोलो, उसके लिए के की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, टेंडिंग टू इनफाइनाइट, बहुत लार्ज होती है। ये बताओ के इनफाइनाइट हो गया तो फोर्स क्या होगा? फोर्स क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो आगे पढ़ोगे जब कंडक्टर वगैरह आएगा तो वहां पे फोर्स 0 हो भी जाता है, एग्जैक्ट 0 होता है। कैसे होता है आगे आएगा, फिलहाल अभी याद रखना कि मेटल के लिए के इनफाइनाइट होगा, एयर के लिए के की वैल्यू 1 होगी। एक नाम और है, इसको भी याद रखना, जो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट है ना, इसको लोग कहीं कहीं एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं। ये कहलाता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो नाम याद रखना, के का मतलब भी वही है, एप्सिलॉन आर का मतलब भी वही है, नाम याद रखना। ये कहलाएगा रिलेटिव परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी। अब एक बार बस रीजन समझ लो, या फिर ऐसे कैसे हो गया कि Q1 का Q2 पे फोर्स सेम है लेकिन नेट फोर्स चेंज हो गया। इसको ऐसे रिलेट करके देखो, बहुत डिटेल में तो नहीं जा सकते लेकिन फिर भी जितना समझ सकते हो समझो। मान लो कि स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर का मास सेम है, हवा में रखे हो तो उस पर ग्रेविटेशन, और उसका मास सेम है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? m×g। क्या होगा? m×g। उसको पानी में डाल दो तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलो, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। भाई चाहे हवा में रखो या पानी में, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा है ना, एफबीडी बनाते थे तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg आता था, लेकिन पानी में नेट फोर्स mg है या चेंज हो गया? कौन सा फोर्स आता है? बॉइंट फोर्स, बॉइंट फोर्स आ जाएगा। तो नेट फोर्स चेंज हो गया लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स अभी भी क्या है? mg है। चाहे हवा में रखो या पानी में रखो, अर्थ की वजह से रखने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सेम है। वो तो मीडियम का इफेक्ट है, पानी का इफेक्ट है, इसकी वजह से बॉइंट फोर्स आया और नेट फोर्स चेंज हो गया।
तो वैसे ही Q1 की वजह से Q2 पे लगने वाला फोर्स सेम रहेगा, लेकिन नेट फोर्स चेंज होता है ड्यू टू इफेक्ट ऑफ मीडियम। फिर बात आती है कि मीडियम में ऐसा क्या हो गया, तो शायद तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री वगैरह में, अगर ये मीडियम है तो चार्ज तो है ही, और चार्ज उसमें डाइपोल के फॉर्म में होता है, डाइपोल का नाम सुना है, और मीडियम का पोलराइजेशन होता है, ऐसा कोई सुना है? तो यहाँ पे क्या है ना, जो मीडियम है इसमें चार्ज डाइपोल के फॉर्म में है, और जैसे ही ये चार्ज रखते हो ना, इस चार्ज की वजह से मीडियम का पोलराइजेशन हो जाता है, और उस मीडियम के पोलराइजेशन होने की वजह से एक एक्स्ट्रा फोर्स आ जाता है ड्यू टू मीडियम, और उसकी वजह से नेट फोर्स चेंज हो गया। बात समझ में आ गई? इसका फोर्स इस पे देखना है तो इसकी वजह से पोलराइजेशन को नहीं देखेंगे, इसका इफेक्ट देखना है तो इसको देखो जरा, ये प्लस है तो हमको पता है प्लस माइनस को अट्रैक्ट करेगा, और डाइपोल में प्लस माइनस दोनों होते हैं, बात मालूम है ना? तो ये चार्ज क्या करता है कि जितने भी डाइपोल हैं उनके नेगेटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और पॉजिटिव चार्ज को रिपल्सन की वजह से दूर भगा देता है। तो जितने भी डाइपोल हैं सबका नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ आ जाएगा, और सबका पॉजिटिव चार्ज इससे दूर भाग जाएगा, ये हो गया। और ये सभी डाइपोल के साथ हो रहा होता है, चारों तरफ हो रहा होगा। यहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ बनता है, माइनस प्लस इनफाइनाइट तक भागेगा। सेम तरीके से यहाँ भी माइनस प्लस इनफाइनाइट तक भागेगा। यहाँ पे जरा देखना यार, ये माइनस है, प्लस है, ये वाला माइनस जो इसके बिल्कुल पास में उसको तो छोड़ दो, लेकिन इस वाले प्लस से ये वाला माइनस गया, इस वाले प्लस से ये वाला माइनस गया, तो सभी प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। लास्ट में अगर इसमें इस एग्जांपल में देखो तो लास्ट में एक प्लस बच गया, लेकिन ये इनफाइनाइट तक जाएगा क्योंकि मीडियम इनफाइनाइट तक है, तो इनफाइनाइट पे एक अकेला प्लस बचेगा, और इस प्लस क्यू के जस्ट पास में एक अकेला माइनस बचेगा, बाकी सब एक दूसरे को कैंसिल कर गए। तो जो ये वाला प्लस है इनफाइनाइट पे भाग गया, अब इनफाइनाइट पे चला गया तो फोर्स के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इसकी वजह से इस पे फोर्स क्या हो गया, 0, क्योंकि डिस्टेंस इनफाइनाइट हो गई, इसीलिए मीडियम को इनफाइनाइट एक्सटेंडेड लेते हैं। लेकिन जो ये वाला चार्ज है ना, ये इसके पास में है, तो ये जो प्लस है Q1 ये तो फोर्स लगाएगा ही इस डायरेक्शन में, लेकिन जो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बच गया वो अपोजिट फोर्स लगा देगा, तो Q1 आगे फोर्स लगाया, जो नेगेटिव चार्ज बच गया अपोजिट फोर्स लगा दिया, डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, घट जाएगा। तो ड्यू टू पोलराइजेशन ऑफ मीडियम नेट फोर्स की वैल्यू कम हो जाती है। बात समझ में आ गई? ये तो समझने की बातें थी, फाइनली हमको तो यही याद रखना है। अब एक चीज देखना, मान लो Q1 ने लगाया 100 न्यूटन, ठीक है, Q1 ने लगाया 100 न्यूटन, नेट फोर्स कुछ कम हो गया, नेट फोर्स आ गया मान लो 70 न्यूटन, तो मीडियम ने कितना लगाया, 30 न्यूटन। Q1 ने जितना लगाया उसमें से नेट फोर्स को सब्ट्रैक्ट कर दो। बात समझ में आ गई? तो देखना यार Q1 ने कितना लगाया, ये वाला है, टोटल कितना है, ये वाला है, तो मीडियम का फोर्स निकाल सकते हो क्या, इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट कर दो। ये बात समझ में आ गई? तो नीचे एक लाइन लिखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स applied by medium on Q2 electrostatic force applied by medium on Q2 is इक्वलिटी साइन लगा के लिखना, ये है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माइनस मीडियम का फोर्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू होगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू पुट करना यार, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/4 पाई, यहां से देखना एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट के है, तो एप्सिलॉन नॉट को राइट में ले जाओ तो k इंटू एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, तो एप्सिलॉन की जगह पुट करना एप्सिलॉन नॉट इंटू के, तो Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, जो कॉमन है बाहर कर दो, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है बाहर छोड़ दिया, R स्क्वायर भी कॉमन है बाहर कर दिया,
Q1 Q2 कॉमन है, उसे भी बाहर कर दो, तो Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर को किनारे कर दिया, इनटू यहाँ पे बचेगा 1 माइनस यहाँ पे बचेगा 1 बाई के। तो यहाँ से फाइनली नेट फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 बाई के। यह फोर्स अप्लाइड बाई मीडियम ऑन Q2। अब इसके बाद अब जो नेक्स्ट टॉपिक चालू करना है इसी में वह इलेक्ट्रिक फील्ड। हेडिंग लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में शुरुआत में बताया होगा, जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड होती है ना, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड की खास बात यह है कि अगर ग्रेविटेशनल फील्ड कहीं स्पेस में है, वहां पे अगर मास ले जाओगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। सेम तरीके से अगर यहाँ पे स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर चार्ज ले जाओगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। कुछ थ्योरेटिकल चीजें जरा लिख लेना इसकी डेफिनेशन। इट इज अ रीजन इन स्पेस, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इट इज अ रीजन इन स्पेस, it is a region in space in which a charged particle experiences electric force. It is a region in space in which a charged particle experiences electric force. इलेक्ट्रिक फोर्स, फिर तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब मान लो अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहीं वो ज्यादा होगी, कहीं कम होगी, यानी उसके अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्वांटिटी डिफाइन की गई। अमाउंट का मतलब अगर कहीं फील्ड है तो कितना ज्यादा है, कितना कम है, उसके अमाउंट को बताने के लिए क्वांटिटी बनाई गई, उसका नाम रखा गया
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो अगली हेडिंग लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कहीं कहीं लोग इसका सिंबल यूज कर लेते हैं, कैपिटल ई, ठीक है ना। अब इसकी डेफिनेशन क्या है पहले वो समझो। इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए मान लो स्पेस है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ये स्पेस में कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमको पता है कि चार्ज ले जाओगे तो फोर्स लगेगा। तो यहाँ पे कोई भी एक चार्ज ले जाओ, मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट पी है और यहाँ पे हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हमको पता है कि अगर पॉइंट पी पे फील्ड है तो चार्ज ले जाओगे तो फोर्स लगेगा। फील्ड के अमाउंट को रिप्रेजेंट करने के लिए करते कि यहाँ एक पॉइंट चार्ज ले जाते हैं क्यू नॉट। यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पॉइंट पी पे फील्ड निकालना है तो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले गए प्लस क्यू नॉट, और हमको पता है कि चार्ज जाएगा तो फोर्स लगेगा। तो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस चार्ज पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट इलेक्ट्रिक फोर्स है ना, वो एफ है। चार्ज को लेके गए, फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट है, फील्ड की वजह से इस पे लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मान लो एफ है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो अमाउंट है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इसका सिंबल होता है ई। पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को डिफाइन किया गया है, इक्वल टू होता है फोर्स एफ अपॉन होता है चार्ज क्यू नॉट। जो फोर्स है ना, फोर्स निकाला, उसके चार्ज से डिवाइड कर दो, जो क्वांटिटी मिलेगी उसको बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो चार्ज क्यू नॉट है ना, इसको नाम देते हैं टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज क्यों नाम दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के काम आ रहा है, इसलिए नाम दे दिया गया टेस्ट चार्ज। इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, बहुत स्मॉल होती है, रीजन अभी समझाऊंगा थोड़ी देर में। तो अगर क्यू नॉट को बहुत स्मॉल करना है, जो क्यू नॉट है इसको बोलते हैं पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। और ये जो क्यू नॉट है ना, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, वेरी स्मॉल। तो वेरी स्मॉल लिखने का तरीका है, कहीं कहीं लोग ऐसे भी लिख लेते हैं, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। मैथ्स में पढ़ा होगा, लिमिट क्यू नॉट टेंडिंग टू जीरो। बात समझ में आ गई। इसकी यार डेफिनेशन लिखना, पहले तो डायग्राम बना लो, ये वाला डायग्राम बना लेना। पॉइंट पी, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट, यहाँ पे फोर्स एफ है, चार्ज को रखा, लगने वाला फोर्स एफ है। अभी नीचे वाला मत लिखना, अभी लिखवाऊंगा, बस डायग्राम बना लो। यहाँ पे पॉइंट पी दिखा देना, यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू नॉट रखा, इस पे लगने वाला फोर्स एफ है। ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है या स्केलर? देख के क्या लग रहा है, वेक्टर है, तो इसकी डेफिनेशन ही वेक्टर की है, ठीक है। लिखना जरा इसके बारे में, इट इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इट इज का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। इट इज वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, full stop. To calculate the value of electric field intensity, to calculate the value of electric field intensity at a point P, to calculate the value of electric field intensity at point P, comma, we place a positive test charge, we place a positive test charge, we place a positive test charge plus Q naught at that point. We place a positive test charge plus Q naught at that point P. At that point P. Full stop. If electrostatic force experienced by positive test charge, if electrostatic force experienced by positive test charge
if electrostatic force experienced by positive test charge at point P is F के ऊपर एरो लगा देना. If electrostatic force experienced by positive test charge at point P is F, then electric field intensity at point P is defined as अब सामने लिख लेना, सामने लिखा हुआ है EP इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 F by Q नॉट. इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P सिंबल ये लेते हैं इक्वल टू लिमिट Q नॉट टेंडिंग टू 0 F by Q नॉट. Q नॉट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होनी चाहिए. आगे लिखना टेस्ट चार्ज प्लस Q नॉट should be very small. Test charge plus Q naught should be very small. Test charge plus Q naught should be very small such that it does not change the positive test charge plus Q naught should be very small such that it does not change the position of surrounding charges. Positive test charge plus Q naught should be very small such that it does not change the position of surrounding charges. इसका क्या मतलब वो समझो. जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, अर्थ की वजह से आती है, और अर्थ की किस प्रॉपर्टी की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आती है? मास की वजह से. और अगर किसी के पास मास है तो उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आएगी, और ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी दूसरे मास को रखोगे तो उसको फोर्स लगेगा. तो सेम तरीके से अगर कहीं चार्ज है ना, तो वो चार्ज भी अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, जैसे कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो एक्चुअल में कूलम्ब्स लॉ है क्या, उसी को सोचने का दूसरा तरीका सुनना. Q1 और Q2 है, तो इसने इस पे फोर्स लगाया A टाइम्स Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. फिर बात आती है फोर्स लगा कैसे. तो ऐसा बोला जाता है कि इस Q1 ने अपने चारों तरफ अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया, और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, यहाँ भी, हर जगह है. और इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में दूसरा चार्ज आ गया, और अगर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में ये चार्ज आएगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से दूसरे वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा. बात समझ में आ गई. सेम तरीके से इसने भी इस पे फोर्स लगाया, इसने अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में पहला चार्ज आ गया, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पहले वाले चार्ज पे इलेक्ट्रिक फोर्स लगा Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. तो अगर दुनिया का कोई भी चार्ज है ना, तो अपनी खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. जैसे दुनिया का कोई भी मास अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, वैसे हर एक चार्ज अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है. ठीक है. तो मान लो यहाँ पे समझने के लिए कोई कंडक्टर ले लिया, और कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन भाग गए होंगे तो पॉजिटिव चार्ज आ गया. ये बताओ कंडक्टर का चार्ज भागने के लिए फ्री होता है, बात पता है ना. ये चार्ज भाग सकता है. अब हमको पता है कि अगर ये चार्ज है तो अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा. तो इसने मान लो किसी पॉइंट P पे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर दिया. हम क्या चाह रहे थे कि इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू निकाला जाए. उसकी वैल्यू निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो और इस टेस्ट चार्ज पे लगने वाला फोर्स निकाल लो, और फोर्स को चार्ज से डिवाइड कर दो, तो फील्ड की वैल्यू आ जाएगी. तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए, या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकालने के लिए,
हम यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे प्लस क्यू नॉट, ठीक है, और इसकी वजह से, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे फोर्स निकालेंगे और उसको इसी चार्ज से डिवाइड कर देंगे, यहाँ की फील्ड आ जाएगी। लेकिन एक्शन रिएक्शन लॉ भी वैलिड है। अगर ये वाला इस पे फोर्स लगाएगा, ये भी तो इस पे फोर्स लगाएगा, और अगर इस चार्ज का अमाउंट बहुत ज्यादा हो गया तो इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स लार्ज हो जाएगा, और ये चार्ज भागने के लिए फ्री है, तो पता चला इधर भाग गया। तो हम चाह रहे थे कि इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालो, टेस्ट कर रहे थे, चार्ज को रखा, इसने अपना फोर्स इस पे लगा दिया, इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा या चेंज हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। तो हम निकालना चाह रहे थे इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे फील्ड, लेकिन इसने फोर्स लगा कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन चेंज कर दिया, और अगर इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया तो जिस ओरिजिनल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से यहाँ पे फील्ड निकालना चाह रहे थे वो मिलेगी ही नहीं, वो तो अलग हो जाएगी। नया वाला चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, और उस नए वाले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इस पे नया वाला फोर्स आएगा, और उसको चार्ज से डिवाइड करोगे तो कुछ और आ जाएगा। तो हम जिस चार्ज की वजह से फील्ड निकालना चाह रहे थे ना, वो चेंज हो गया, तो हम जो ओरिजिनल फील्ड कैलकुलेट करना चाह रहे थे तो मिलेगी ही नहीं। तो ऐसा ना हो, इस वजह से इसकी वैल्यू को बहुत कम रखते हैं, टेंडिंग टू जीरो, टेंडिंग टू जीरो, ताकि इसका इसके ऊपर इफेक्ट नेग्लिजिबल हो, और अगर इसका इसके ऊपर इफेक्ट नेग्लिजिबल है तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ भाई, कोई समझ आ गया? थ्योरेटिकल चीजें हैं, थोड़ा सा समझ में आ रहा है ना? अचानक से लग रहा होगा पहले तो सब सवाल ही सवाल चल रहा था, सब थ्योरी थ्योरी हो गई, तो सब समझना है, जैसी जरूरत है उसके हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक। ये तो इसकी बेसिक डेफिनेशन हो गई, और इतना हमको समझ में आ चुका है कि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो अब एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी वो निकालना है। उसके पहले एक चीज जरा देखना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हमने डिफाइन किया किसी पॉइंट टी पे, ये था फोर्स अपॉन चार्ज क्यू नॉट, ये चार्ज पॉजिटिव है, और अगर ध्यान से देखो तो इस इक्वेशन में यहाँ पे प्लस साइन है, कुछ भी नहीं है, तो पॉजिटिव साइन का मतलब समझते हो, दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम या डिफरेंट, सेम या डिफरेंट, सेम। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बताओ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वही होगी इस पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लग रहा होगा, फोर्स लग रहा होगा। बात समझ में आ गई? तो अगर स्पेस के किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना है तो वहां पे टेस्ट चार्ज को रखो, उस टेस्ट चार्ज पे लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन निकाल लेना, जो डायरेक्शन फोर्स की आएगी उसी डायरेक्शन में उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये बात समझ आ गई ना? तो नीचे एक लाइन लिख लेना, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक चीज ध्यान रखना, मैं बार बार इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहा हूं, एक्चुअल में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, लेकिन प्रैक्टिस की लैंग्वेज में ऐसे लोग बोलते हैं, बुक में भी लिखा मिलेगा, सवाल भी पूछा जाता है, ऐसे बोल भी देते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या बोले इलेक्ट्रिक फील्ड, बात एक ही है, ठीक है ना? लिखना जरा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एट पॉइंट P, direction of electrostatic field at point P is same as direction of electrostatic field at point P is same as the direction of electrostatic force, same as the direction of electrostatic force experienced by positive test charge, same as the direction of electrostatic force experienced by positive test charge, experienced by positive test charge। अब आगे हेडिंग लिखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बस थोड़ी देर 5 मिनट और, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मैं ऐसे ही लेट आया था तो उस टाइम को तो कंपनसेट करो कहीं से, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज,
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी एक सिंगल पॉइंट चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो निकालना है। ठीक है, समझने के लिए क्या करो, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज ले लिया, मान लो प्लस ले लिया, प्लस लेके सॉल्व करते हैं, माइनस का बाद में देख लेंगे। प्लस क्यों ले लिया, और हमें क्या करना है, किस पॉइंट चार्ज से स्मॉल आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, और हमें इस पॉइंट पी पे इस पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो बेसिक प्रोसेस पता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां पे क्या रखोगे, पॉइंट टेस्ट चार्ज प्लस क्यू नॉट। ध्यान रखना, टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखो और वो होता है प्लस क्यू नॉट, तो टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इसकी वजह से इस पे फोर्स निकाल लो और फोर्स को क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। ये बात समझ आ गई ना, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे। बताना यार, रिपल्सन होगा या अट्रैक्शन, फोर्स टुवर्ड्स लगेगा या अवे, इसकी वजह से इस पे लगने वाला फोर्स अवे होगा इस डायरेक्शन में। इस फोर्स की वैल्यू बता पाओगे क्या, के टाइम्स कैपिटल क्यू इंटू क्यू नॉट, नीचे बोलो आर स्क्वायर, फोर्स आ गया। अब उसको क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहो, सॉल्ट में EFI भी लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी EFI एट पॉइंट P। अगर लिखना चाहो ना तो मान लो इसको नाम दे दिया EP, मैग्नीट्यूड लिखते हैं, डायरेक्शन तो मालूम है ही, जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में फील्ड। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चे फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज क्यू नॉट, फोर्स मालूम है, क्यू नॉट से डिवाइड कर दो। अगर इसको क्यू नॉट से डिवाइड करोगे ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन क्यू नॉट को किनारे कर देना, फोर्स की वैल्यू मालूम है कि कैपिटल क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर, क्यू नॉट से क्यू नॉट गया, यहां से पॉइंट पी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इसकी वैल्यू आ जाएगी के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। और इसको एज ए रिजल्ट याद रखना है, याद रखना है। अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, उसकी वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो प्रोसेस तो सीख लिया, डायरेक्ट रिजल्ट याद रखेंगे, के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ आ गया, कॉपी बंद होने लग गई क्या, यानी अब बंद किया जाए, ठीक है, फिर बाकी कल देख लेंगे। इसमें लगाना सवाल ही है, बस थोड़ी सी थ्योरी थी, वो सब आज निपट गई, उसके बाद तो सिर्फ प्रैक्टिस है। होमवर्क दे दिया था ना, होमवर्क में क्या बोला था, जे मीन्स कंप्लीट, जे एडवांस तो ऐसे ही कंप्लीट